Hello students and welcome to my channel, and today we are going to start with the quick shot of the unit cell structure and function. इसमें हम पूरा समराइज करेंगे जो भी हमने आपको पढ़ाया है, एक मज़ेदार तरीके से आप इसको एंजॉय करेंगे. So please stay in the video and let us quickly go through all of the things that are present in your NCERT and that we have taught you in our ऑनलाइन लेक्चर्स. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद जिसे आप कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी में दो पर्सन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था. व्हाट वर दोज? एक जिसका नाम था रॉबर्ट हुक एंड सेकंड जिसका नाम था लीवनहॉक. रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिसने डेड सेल को देखा था एंड इसमें इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व किया था. वो ये था कि इसने हनी कॉम पैटर्न जो आप यहाँ पे देखते हैं इसको ऑब्जर्व किया था. जो भी इसकी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी इसने देखा, वो इसने एक इम्पॉर्टेंट बुक में लिखा जिसका नाम माइक्रोग्राफिया है. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रॉबर्ट हुक क्या देखे? रॉबर्ट हुक डेड सेल को देखा और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक है कि इसने कॉक में से इसको देखा था. And then moving to this one, second important point, Antoine Leeuwenhoek. इसने देखी थी एक important सेल जिसे आप कहते हैं लिविंग सेल. इसने लिविंग सेल को देखी थी. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या देखा था? इसने प्रोटोजोवन को देखा, इसने स्पर्म सेल को देखा और इसने बैक्टीरिया को देखा. एंड ये इसने देखे थे जिसके आप कहेंगे पॉन्ड वाटर. इसने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया था एंड ऑन दैट ऑब्जर्वेंस इसने ये चीज़ें हमें बताई कि वो पहले साइंस है जिसने लिविंग सेल को देखा था. मूविंग अहेड, हम इसके बाद आपको पढ़ाए थे जिसका नाम है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, शील्डन, शॉन, जिनको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है सेल थ्योरी के लिए, एंड देयर इज थर्ड वन दैट इज रुडोल्फ विर्चॉव. ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. ये इन दो का स्टेटमेंट था. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, रुडोल्फ विर्चॉव ने जो देखा था वो यहाँ पे है ओमनिस सेलुला ई सेलुला. दैट मीन्स न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. हमने एक्सप्लेन इनको किया था जो हमारे लेक्चर्स थे. लेट्स मूव अहेड. हम आए थे फिर एक और सेक्शन पे, ओवरव्यू ऑफ द सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमें डिफरेंसेस बोलने थे. सबसे पहले हमने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है. एक्सेप्शन क्या है? राइबोसोम्स. और यहाँ पे ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस या गोल्गी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इनमें होते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट, इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और यहाँ इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है. और क्रोमोसोम के हिसाब से जनरली इनका सर्कुलर क्रोमोसोम होता है और नंबर में एक जनरल बात हम कर रहे हैं. एंड इनमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इनमें क्या है? इनमें प्लाज्मिड्स होते हैं. और कोई ये कहे कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट्स होते हैं. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट्स होते हैं एंड जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में. ये दे ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन इन व्हाट? इन द फर्टिलिटी. तो ये हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम जनरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोर देन वन होते हैं, जिनमें क्रोमैटिन होता है किनके अराउंड? हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड. ये तो हमने पढ़ा है. मूविंग अहेड, आपकी एनसीईआरटी फिर ये सेल शेप और सेल साइज़ के बारे में बताते हैं. वहाँ पे ये है कि सेल साइज़ में सबसे छोटी अगर कोई सेल है माइकोप्लाज्मा, और वहाँ पे आप PPLO की भी बात करते हैं, और साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर. एंड बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो रेंज करता है 3 to 5 माइक्रोमीटर. भैया अगर सेल शेप की बात करें, इट वेरीज. राउंड एंड बाइकनकेव, ये RBC में आप देखते हैं तो RBC की जो शेप होती है दैट इज़ मोर लाइक दिस, राउंड एंड बाइकनकेव. एंड एमीबॉइड आप देखते हैं किसमें? इन वाइट ब्लड सेल्स. लॉन्ग एंड नैरो, और जिन्हें आप कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये आप इंटेस्टाइन में देखते हैं. वही ब्रांचेड जो न्यूरॉन होती है वो ब्रांचेड होती है लाइक दिस. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बट क्विक रिविजन के लिए फिर से हम बताते थे. इलोंगेटेड जो होती है, दे आर मोर लाइक व्हाट? दे आर मोर पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स. और ये कहाँ पे होते हैं? ट्रैकीड्स में होते हैं. राउंड एंड ओवल, ये होता है किनमें? मीजोफिल सेल्स जो लीवर्स में होते हैं. तो हमने कहा था कि सेल शेप वैरी करती है और साइज भी वैरी करता है. एंड यू हैव टू, सबसे लंबी अगर कोई सेल है सबसे बड़ी, दैट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ये भी आप याद रखें. मूविंग अहेड,
हमने फिर पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा कि ये नॉन लिविंग होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द प्लांट सेल, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और, ये सेल वॉल यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, कहीं ऐसे यूकैरियोट्स है जिनमें ये प्रेजेंट होता है, एंड ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है, मैं उनका नाम आपके सामने दिखा रहा हूँ। नंबर 1 ये एल्गे में प्रेजेंट होगा, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे असल में है दे आर प्लांट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूकैरियोट्स में एग्जाम्पल एल्गे, फंजाई एंड प्लांट्स, एल्गे एंड फंजाई ऐसे यूकैरियोट्स हैं जिनमें ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एंड वही प्रोकैरियोट्स की बात करें, इनमें बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन, एल्गे में सेल्यूलोज का होता है, फंजाई में काइटिन का होता है, एंड प्लांट्स में सेल्यूलोज। एडिशनल ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकैन बना होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये आपने पढ़ा है। वही अगर इस सेल्यूलोज की बात करेंगे, इसमें ग्लूकोज यूनिट्स बहुत होते हैं, मल्टीपल टाइम्स विच आर मेकिंग द सेल्यूलोज, एंड यहाँ पे भी ग्लूकोज यूनिट्स बहुत बार इस सेल्यूलोज को बनाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो लिंकेज होती है β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे भी β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे भी β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो दिस इज अबाउट द सेल वॉल। मूविंग अहेड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पे है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा पहला कि ये बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2 लेयर्स का होता है। एक बाहर ये वाली लेयर जो आप देखते हैं, ये वाली लेयर जो कि पोलर हेड्स के बने होंगे, और बीच में जो कोर होता है वो बना होता है किनका, नॉन पोलर टेल्स का होता है, तो नॉन पोलर इंटरेक्शन होती है। और वही केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो केमिकल स्ट्रक्चर में ये बने होते हैं लिपिड्स के, प्रोटीन्स के और कार्बोहाइड्रेट्स के। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कुल मिला के 90% कंपोजिशन के हिसाब से बनाते हैं। तो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द लिपिड्स, greater proportion of this plasma membrane is lipids and proteins. कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 10% के आसपास होते हैं। लिपिड्स किन के बने होते हैं, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स, यू नो दैट। एंड वही जो हमारे पास प्रोटीन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो 2 तरीके से आप देखते हैं, यहाँ तो दे वुड बी इन द इंटीग्रल मेम्ब्रेन फॉर्म और दे आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब कोई पूछे कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं, वही जो मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच्ड होते हैं, चाहे बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से, इनको आप पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में ग्लाइकोफोरिन है, कहीं पे आप GPCR भी लिख सकते हैं, कहीं पे आप बैंड 3 प्रोटीन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स किन के हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के। एंड दिस बैंड 3 इज प्रेजेंट इन RBC, HCO3 एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट करवाता है। वही स्पेक्ट्रिन एंड एंकाइरिन जो होते हैं, ये एग्जाम्पल्स किन के हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स के। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनी ऑफ द थिंग बिकॉज वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले हमने लिखा था कि कॉजी फ्लूइडी होता है। दैट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी फ्लूइड नहीं होती है, नहीं पूरी सॉलिड होती है, इट इज़ मोर लाइक कॉजी फ्लूइडी। सेकेंड थिंग कि फ्लूइडिटी किससे मेंटेन होती है, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, एंड फ्लूइडिटी ऑल्सो डिपेंडेंट होती है किस पे, टेम्परेचर पे। थर्ड, लिपिड्स एक ही जगह स्टैटिक नहीं होता है, लिपिड्स आर मोबल बट दे आर नॉट स्टैटिक। दैट मीन्स अगर ये लिपिड आप 1 सेकंड में यहाँ पे देखते हो, नेक्स्ट सेकंड ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब ये है कि लिपिड्स मूव करते हैं, लिपिड्स मेम्ब्रेन में मूव करते हैं, सो ये स्टैटिक नहीं होते हैं। अगर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इसे आप कहते हैं लेटरल मूवमेंट। वही अगर नीचे से कोई लिपिड ऊपर की तरफ आ जाएगा और ऊपर की तरफ से कोई नीचे की लेयर में आ जाएगा, इसे कहते हैं आप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इनमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटरल मूवमेंट जो होती है ये पैसिव होती है, इसमें कोई भी एनर्जी आप नहीं इन्वेस्ट करते हैं। वही फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होती है, दिस इज एक्टिव इन नेचर। गोइंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा लिपिड्स कौन होते हैं, तो आप ये लिखेंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन। मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा लिपिड कौन सा होता है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसे आप लिसिथिन भी कहते हैं।
और सेकंड नंबर पे फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमीन भी होता है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन भी होता है, फॉस्फेटिडाइल आइनोस्टॉल भी होता है। देयर आर सो मैनी बट दीज आर मोस्ट एबंडेंट, इसलिए मैंने 3 का ही तस्करा किया है। और ये याद रख लीजिए कि द कॉमन नेम इज लेसिथिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होती है ये एक एंजाइम की वजह से होती है जिसे आप कहते हैं फिलिपेस। Filipase is an important enzyme that help this movement of one lipid from one leaflet to another leaflet or from this to this one. ये about what? This is about the plasma membrane. Moving ahead. अब plasma membrane के जो transport across plasma membrane मतलब molecules कैसे move करेंगे? Molecules दो तरीके से move करते हैं. Either they would go in the form of this active transport or they will go through one passive transport. इनमें फ़र्क है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो एटीपी खर्च होता है, एंड पेसिव में कभी भी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होती है। सो नो एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने एक्सप्लेन तभी किया था। फिर पेसिव में दो किस्म के दो टाइप्स होते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसा एक फिनोमेनन जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कहीं पे होते हैं, और जब भी किसी सिस्टम में ये दूसरी साइड कम मॉलिक्यूल्स होंगे एंड इफ दीज सिस्टम्स एंड इफ दीज टू साइड्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज गोइंग टू मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर आपके पास ऐसे 2 बीकर्स हैं, सो इफ दे आर सो व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है जब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ए बीकर में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है और बी बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। सो इन दिस केस एक ऐसा फिनोमेनन होगा जिसमें उस रीजन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है टू दैट रीजन जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। ऐसे फिनोमेनन को ही असल में आप डिफ्यूजन कहते हैं। वही और कॉमन एग्जाम्पल जो सेल में डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं इनमें CO2 एंड O2। देयर आर मोर एग्जाम्पल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसको आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स की, बट उतना आपकी NCERT ने मेंशन नहीं किया है। सो आई एम जस्ट स्विचिंग टू सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक ऐसा पेसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पे टर्म मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ जब भी मैं ऑस्मोसिस को पढ़ाता हूँ, वो है वाटर पोटेंशियल। तो जब भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस फिनोमेनन को ही असल में आप osmosis. Point you have to note here is that solute concentration is always inversely proportional to water potential. तो किसी भी चीज़ में अगर आप solute concentration बढ़ा रहे हैं तो उस सिस्टम में उतने ही तेज़ी से water potential घट जाएगा. So remember this equation and this will be pretty much used for more key points about osmosis. कि एक ऐसा phenomenon है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये अभी आपने पढ़ा है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट और की पॉइंट वह है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है विद ER, तो याद रख लीजिएगा आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो ER के साथ कॉन्टिन्यू होती है।
एंड इंटरनली वहाँ पे एक स्पेस होती है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें होते हैं, एक वहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे एंड सेकंड वहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस की फंक्शन होती है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन, इनमें माइनर डिफरेंस है, वो मैंने अपने वीडियो में वहाँ पे ही एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये काफ़ी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड क्रोमैटिन उतना कंडेंस्ड फॉर्म नहीं होता है। बट क्रोमोसोम्स को जब आप देखते हैं तो क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ, वो बने होते हैं क्रोमैटिन प्लस व्हाट, प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। एंड इन यूकैरियोट्स यू हैव दीज इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसको आप लिखते हैं कहीं पे लिंकर प्रोटीन भी। सो दिस इज ए लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। एडिशनली जो आप क्रोमोसोम देखते हैं, क्रोमोसोम में सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जिसको आप सेंट्रोमेयर कहते हैं एंड इसमें आर्म्स आपके होते हैं। सो दिस सेंट्रोमेयर डिवाइड्स द क्रोमोसोम्स और हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द आर्म्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द बेसिस, और इससे पहले कि उस स्ट्रक्चर पे आए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, इनको आप टीलोमेयर्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सेंट्रोमेयर के पोजीशन के हिसाब से आप क्रोमोसोम्स को अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन करते हो। ऐसा एक क्रोमोसोम जिसमें सेंटर में आप सेंट्रोमेयर देखते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा एक क्रोमोसोम जिसमें आप सेंटर में सेंट्रोमेयर देखते हैं, इसको आप कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सो व्हाट इज दिस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम? ऐसा एक क्रोमोसोम जिसमें सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा एक क्रोमोसोम जिसमें सेंटर से थोड़ा सा दूर ये सेंट्रोमेयर होता है, तो इसे आप कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सो ऐसा एक क्रोमोसोम जिसमें सेंटर से थोड़ा सा दूर अगर आप सेंट्रोमेयर को देखते हो, सो इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसा एक क्रोमोसोम जिसमें एक एंड के काफ़ी करीब आप ये सेंट्रोमेयर को देखते हो, अगर आप एक एंड की तरफ आप देखते हैं कि सेंट्रोमेयर प्लेस्ड है, तो यू कॉल दैट एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड देयर इज वन थिंग दैट इज टेलोसेंट्रिक एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें एग्जैक्टली टिप और नियर द टेल और नियर द एंड ये सेंट्रोमेयर होता है। नाउ मैनी मोर थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है यूक्रोमैटिन एंड सेकेंड है हेटेरोक्रोमैटिन। तो इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा जब आप क्रोमोसोम देखते हैं तो क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का। सो क्रोमोसोम में आप दो रीजन्स देखते हैं, जहाँ पे आपका डीएनए काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है और कहीं पे डीएनए लूजली अटैच्ड होता है, अरेंज्ड होता है, जैसे यहाँ पे। सो डीएनए का या क्रोमोसोम का वो रीजन जिसमें डीएनए टाइटली पैक्ड नहीं होता है, इसको यूक्रोमैटिन कहते हैं। और वही जिस रीजन में टाइटली पैक्ड डीएनए होता है, इसको आप हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। So in this example, you are going to see this is a heterochromatin region, heterochromatin because DNA tightly packed है। वही अगर आप ये region और ये region देखेंगे, this is what you call as euchromatin। And point to be noted is euchromatin transcriptionally active होता है and heterochromatin transcriptionally inactive होता है। Last important point to be made here रिलेटेड टू न्यूक्लियस। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए ऐसा है होता है कि जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के थ्रू आता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के एडिशनल में एक और चीज़ है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस देखते हैं। एंड दिस सैटेलाइट डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, सो पॉइंट टू बी नोटेड। लेट्स मूव फर्दर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहला पॉइंट, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले आपने न्यूक्लियस देखा था। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस में आपने पढ़ा दैट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आप राइबोसोम्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं राइबोसोम्स, सो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वुड बी रफ ER। So that ER which contains ribosomes, rough ER, and that which is without ER is called as, without ribosomes is smooth endoplasmic reticulum. So important point इसके बाद
इसकी फंक्शन क्या होती है? फंक्शन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में। तो ऐसे प्रोटीन जिनको सेल के बाहर जाना है, सिक्रीशन जिनकी करनी है, उन सब की जो प्रोसेसिंग डिफरेंट थिंग होती है वो ईआर के थ्रू होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन फोल्डिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे प्रोटीन जिनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक एंटीबॉडी, जस्ट लाइक इंसुलिन, इन सब में ईआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये फंक्शन है किसकी? ईआर की। बट टू बी मोर प्रिसाइज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in lipid synthesis and detoxification. And additionally एक पॉइंट हायर क्लासेस के लिए ये है कि n linked glycosylation, that means the addition of the carbohydrates that also takes place in endoplasmic reticulum. Let's now move to Golgi apparatus, another important cell organelle that is right in front of you. सबसे key points, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेनस नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एंड इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप सिस्टर्न कहते हैं। लाइक हियर, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे आप सिस्टर्न कहते हैं। यहाँ से भी ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, इन सबको आप क्या कहते हैं? इन सबको सिस्टर्न कहते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसके 3 फेसेस होते हैं, सिस फेस, मीडियन फेस एंड ट्रांस फेस। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ईआर के ऊपर हमेशा गोल्गी ही होंगे। गोल्गी का वो फेस जो ईआर की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फेस विच इज़ फेसिंग व्हाट? ईआर। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिस फेस। सो सिस फेस इज फेसिंग टूवर्ड्स न्यूक्लियस और ईआर। फिर ये जो बीच के इसके सिस्टर्न है जिनको आप मीडियल फेसेस कहते हैं। सो बीच जो है, बीच के, इनको मीडियल फेसेस कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस फेस ऑफ गोल्गी apparatus। इसलिए हम यहाँ पे भी लिखे हैं सिस फेस, मीडियल फेस एंड ट्रांस फेस। अब फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस, गोल्गी apparatus हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स। ये हेल्प करता है सॉर्टिंग में भी, ये स्क्रीशन में भी हेल्प करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, ये दोनों फंक्शंस गोल्गी apparatus प्ले करता है। और इम्पॉर्टेंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन, जिसे आप कहते हैं ओ ग्लाइकोसाइलेशन। एन ग्लाइकोसाइलेशन आपने ईआर में देखा एंड ओ ग्लाइकोसाइलेशन आपने गोल्गी में देखा था। एंड इस सेल ऑर्गेनेली को आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज शिपमेंट एरिया ऑफ सेल, और दैट apparatus और दैट सेल ऑर्गेनेली विच डिसाइड्स कि किस प्रोटीन को कहाँ पे जाना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मोर ये है कि स्पर्म जो होती है, स्पर्म में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्गी apparatus। सो आप ये भी कहेंगे द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्मेड फ्रॉम गोल्गी apparatus। लेट्स नाउ मूव मोर। एक और स्ट्रक्चर आपके सामने, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे आप कहते हैं। की पॉइंट्स, सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ईआर जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। गोल्गी जो है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बट माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। 2 मेम्ब्रेनस होते हैं, एक बाहर की तरफ होती है ये वाली, एंड सेकंड दैट इज इनसाइड, बट दिस इनसाइड इज फोल्डेड स्ट्रक्चर। और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको ही आप क्रिस्टे कहते हैं। एंड इन क्रिस्टे में एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है FOF1 पार्टिकल, and which help us in ATP synthesis. Some call it as F0, but to be more precise, it is FO because it is blocked by oligomycin. So this helps us in ATP synthesis, and that is why you call it as powerhouse of cell, because ATP production is getting in this mitochondria. And there is one more important thing, fluid space इसमें होते हैं जिसको matrix कहते हैं। एंड मैट्रिक्स में 2, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में 2 है, वन इज DNA एंड सेकंड इज राइबोसोम। सो दैट DNA विच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज mtDNA। एंड इसमें राइबोसोम्स होते हैं, एंड द राइबोसोम्स आर व्हाट टाइप? 70S टाइप। और हमने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल का एक फीचर होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट रिजेंबल्स विद द प्रोकैरियोटिक सेल। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है बिकॉज इसके पास खुद का DNA, इसके पास खुद के राइबोसोम्स है, and because of that feature this is called as semi autonomous cell organelle। that means कि जिसके पास कैपेबिलिटी है कि ये खुद के कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है और सिंथेसाइज कर सकता है, एंड इसको आप क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी की फंक्शन, इट हेल्प्स इन व्हाट?
प्रोडक्शन ऑफ ATP। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसकी एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज एपोप्टोसिस, APOP, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एपोप्टोसिस। सो कोई पूछे एपोप्टोसिस क्या होता है, जिसे आप कहते हैं सेल डेथ। सो सेल डेथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मिड पीस होता है, मिड पीस में बहुत सारे ATPs होते हैं जो कि इसको स्विम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। मूविंग टू अनदर, दे आर कॉल्ड एज प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप प्लांट्स में देखते हैं। 3 टाइप्स के आते हैं, 3 फ्लेवर्स में आते हैं, 1 क्रोमोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये जो डिवीजन हुआ है ये बेस्ड है ऑन द पिगमेंट्स जो उनमें पाए जाते हैं। ऐसे प्लास्टिड जिनमें कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल आप देखते हैं, तो ऐसे जिनमें कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स होते हैं, दे आर क्रोमोप्लास्ट्स एंड दे अपीयर क्लर्ड। एंड जिनमें क्लोरोफिल होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे अपीयर ग्रीनिश कलर, जिनको आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट्स ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, दे अपीयर कलरलेस बट दे डू परफॉर्म मैनी मोर फंक्शंस। एज एन एग्जांपल, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को, तो इनको आप एल्यूरोप्लास्ट्स कहते हैं। सो ऐसे जो स्टोर करते हैं कार्ब्स को और कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइलोप्लास्ट्स। सो ऐसे प्लास्टिड्स जो ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करते हैं, इनको आप कहते हैं इलियोप्लास्ट्स और इलायोप्लास्ट्स। सो दिस इज़ अबाउट प्लास्टिड्स, और इनमें एक स्पेशल टाइप का हम तज़किरा करेंगे एंड दैट इज़ विच यू कॉल एज क्लोरोप्लास्ट। सो लेट अस मूव टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहला फिर से, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे ER में आपने देखा, एक बाहर की एक मेम्ब्रेन है, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, एंड देयर इज दिस विच इज़ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। सो 2 मेम्ब्रेन इसमें होते हैं। इसमें फ्लूइड फिल्ड स्पेस सेंटर में होती है जिसे आप स्ट्रोमा कहते हैं। एंड स्ट्रोमा में आप कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हो। सो देयर आर दीज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको आप थाइलेक्वाइड्स कहते हैं। एंड दीज थाइलेक्वाइड्स जब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, व्हेन दे आर स्टैक्ड अपॉन वन अनदर, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल दीज थाइलेक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं, सो दीज स्ट्रक्चर्स यू कॉल एज ग्रैनम और ग्रैना। एंड मल्टीपल ग्रैना और ग्रैनम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बार फिर बनाऊँ, सॉरी, ऐसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और 3, फॉर एग्जाम्पल ये फिर से आपके ग्रैना बने, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विथ व्हाट यू कॉल एज लेमिला। सो ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन दिस केस देयर इज स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में फिर से वही राइबोसोम्स और DNA होता है। सो दिस DNA इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट DNA और ctDNA। राइबोसोम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया 70S टाइप के हैं, एंड वही इसकी रिजेम्बलेंस प्रोकैरियोटिक सेल के साथ होती है। एंड ये है कि बिकॉज इसके पास खुद का DNA है, खुद का प्रोटीन, खुद के राइबोसोम्स है, तो दैट इज़ वाई यू कॉल दिस एज सेमी ऑटोनमस। सो हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेली, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। लेट्स मूव फर्दर टू, एंड इसकी फंक्शन होती है जिसे आप सब जानते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसकी 2 रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन व्हाट, इन थाइलेक्वाइड्स, एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। सो पॉइंट टू बी नोटेड राइट हियर। लेट्स नाउ मूव टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और आपके सामने, या इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिसे आप लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ये डबल नहीं होता है, सिंगल मेम्ब्रेन लाइक ER, लाइक गोल्गी, एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी एपरेट्स। गोल्गी से ही ये बनते हैं, एंड इट कंटेन्स एसिडिक pH बिकॉज इसमें H पॉजिटिव ATPase पंप होते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी लाइसोसोम्स होते हैं इनमें pH क्या होता है, एसिडिक होता है। एंड ये इसलिए एसिडिक है बिकॉज इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ पंप होता है, H पॉजिटिव ATPase पंप। सो एक ऐसा पंप जो ATP खर्च करता है टू ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, एंड यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स फिर जमा होते हैं जिसकी वजह से इसका pH एसिडिक होता है। एंड वन मोर पॉइंट, इसमें लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सो एनीथिंग यू पुट इन दिस लाइक क्रोकोडाइल, दे आर गोइंग टू ईट दैट एंड लाइस दैट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लेट्स मूव टू अनदर, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम्स के बारे में की पॉइंट्स। राइबोसोम्स एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है।
सो सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स एंड राइबोसोम्स, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, दो चीज़ों के बने होते हैं, प्रोटीन्स एंड RNA। एंड एडिशनली इसके पास दो सब यूनिट्स होते हैं, एक ये छोटा सा सब यूनिट होता है जिसे आप स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं, एक बड़ा सा एक सब यूनिट होता है जिसे आप लार्जर सब यूनिट कहते हैं। सो इट इज़ मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, वन लार्जर सब यूनिट एंड सेकेंड स्मॉलर सब यूनिट। अब हमारे पास जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर 80S टाइप एंड प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70S टाइप। एंड ये 80S बना होता है लार्जर सब यूनिट का, जो कि 60S का बना होता है, एंड स्मॉलर सब यूनिट दैट इज़ 40S। एंड लाइकवाइज प्रोकैरियोटिक में 70S जो होता है इसका लार्जर सब यूनिट 50S का बना होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है, एंड इसका एक स्मॉलर सब यूनिट बना होता है 30S का। अगर कोई पूछे S क्या होता है, S refers for what? Sevedberg. And this gives an indication about sedimentation coefficient. So ये हमें ये दर्शाता है कि किस रफ्तार से ये सब यूनिट सेडिमेंटेशन के सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान सेडिमेंट होते हैं। एंड ये डिपेंडेंट होता है दो चीज़ों पे, एक डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है एंड सेकंड शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोसोम दो किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सेल दिखाऊं, हमारे पास एक सेल ऐसी है यूकैरियोटिक सेल, इसमें कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो ER के साथ बाउंड होते हैं, सो यू कॉल देम एज बाउंड राइबोसोम्स। लेकिन कुछ ऐसे भी राइबोसोम्स होते हैं जो कि साइटोसॉल में फ्री होते हैं, जिनको आप कहते हैं फ्री और साइटोसॉलिक राइबोसोम्स। सो दोज राइबोसोम्स जो बाउंड होते हैं विद ER, इनको आप क्या कहते हैं, बाउंड राइबोसोम्स, यानी कि फंक्शन होती है सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन्स में। एंड देन द लास्ट पॉइंट अबाउट राइबोसोम्स दैट इज पॉलीसोम्स, किसे आप कहते हैं। असल में राइबोसोम की फंक्शन ये होती है कि मैसेंजर RNA जो होता है इसको वो ट्रांसलेट करे। तो ऐसा एक मैसेंजर RNA जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन करते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, पॉलीसोम। So aggregation of these or clustering of these ribosomes around a single messenger RNA, इनको ही पॉलीसोम कहते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली एक मैसेंजर RNA को एक ही राइबोसोम ट्रांसलेट करता है, बट सर्टन केसेस में आप पॉलीसोम्स देखते हैं। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हैं जिसे आप कहते हैं सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स देखिए क्या, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं इनमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। सो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो कि परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होते हैं। तो सेंट्रोसोम ऐसा एक एरिया है जिसमें आप परपेंडिकुलरली प्लेस्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये कार्ट व्हील शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मोर लाइक व्हाट, ए कार्ट व्हील। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। इसमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं जो बाहर की तरफ से होते हैं, और सेंटर में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं प्रोटीन हब। एंड दिस प्रोटीन हब जो होता है ये रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्ट होता है विद व्हाट, विद दोज आउटर ट्रिपलेट्स। एंड द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज इज कि बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, तो ये बेसल बॉडी किसके बनाते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला के। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पिंडल फाइबर्स ऑल्सो एमिनेट फ्रॉम दीज सेंट्रोसोम्स। सो ये एक बेसिक और एक क्विक समरी थी अबाउट the cell structure and function. I sincerely thank you all for joining in this session. Take care. Have a great time ahead. Bye-bye.